नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत की संरचना एवं भू-आकृति विज्ञान। इसमें हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना और भू-आकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। भारत का भूगोल में भारत की भूवैज्ञानिक संरचना और भारत के भू-आकृतिक प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए सभी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, सुने। आज के हमारे इस लेक्चर में हम भारत की भूवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन करेंगे। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, ठीक है। आपने मिट्टी देखी है, चट्टानें देखी होंगी। जो मृदा और चट्टानें हैं, ये इनका रंग, इनका स्वरूप और इनका गठन अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्रकार का मिलेगा। ऐसा क्यों है, सोचा कभी आपने? तो स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो मृदा और चट्टानों के अलग अलग रंग, गठन और स्वरूप का जो कारण है वो है धरातलीय भिन्नता। अब हमें ये पता होना चाहिए कि धरातल में भिन्नता क्यों है, अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों है, और धरातलीय भिन्नता के पीछे जो कारक है वो है हमारे यहाँ धरातल की भूवैज्ञानिक संरचना। सरल शब्दों में अगर हम इसको समझें, भूवैज्ञानिक संरचना, तो इसका मतलब धरातल के नीचे का जो भाग है उसकी संरचना कैसी है। यही आज का टॉपिक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, वो लगभग 460 करोड़ साल पहले हुई थी। और उत्पत्ति के बाद में इन 460 करोड़ सालों में पृथ्वी पर अनेक अंतर्जनित और बहिर्जनित प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ा। अब आपको एक एक शब्दों को मैं खोल के बताऊंगा। अंतर्जनित बल और एक होते हैं बहिर्जनिक बल। अंतर्जनित बल जो हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से कार्य करते हैं। ये पटल विरूपण और महादेश जनक बल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल भूकंप और ज्वालामुखी, ये होते हैं अंतर्जनित बल। इसी प्रकार बहिर्जनिक, हालांकि इनका टॉपिक है अलग से, फिजिकल ज्योग्राफी में इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में हम प्राप्त कर रहे हैं। बहिर्जनिक जो बल होते हैं, ये बहिर्जनिक बल है अपक्षय और अपर्दन। और इस अपक्षय और अपर्दन के जो कारक हैं वो हैं बहता जल, यानी कि नदी, हिमानी, पवन। इसके अलावा जो समुद्री लहरें हैं, ये सभी बहिर्जनिक बल हैं। जिस रूप में पृथ्वी का निर्माण हुआ था, इन बलों ने क्या किया, उसमें परिवर्तन किए हैं और इससे हमारे धरातल का स्वरूप है वो परिवर्तित हो गया है। तो इन अंतर्जनित और बहिर्जनिक बलों का प्रभाव रहा है। साथ ही जो आज का हम भारतीय उपमहाद्वीप जहां हम देख रहे हैं, एशिया के दक्षिणी मध्य भाग में, आज से करोड़ों वर्ष पहले ये जो भाग है भारत का प्रायद्वीपीय भाग, वो यहाँ पर नहीं था। हमने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा है, उसके अंतर्गत ये पढ़ा है कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो ये प्रायद्वीपीय भाग है, ये भूमध्य रेखा से काफ़ी दक्षिण में था और एक विशाल भूभाग था। फिर ये वहाँ से उस दक्षिणी भाग से विस्थापित होता हुआ इसका ये अलग अलग भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा भी, और इसका जो एक भाग है वो तो उत्तर की तरफ खिसकता हुआ आज का हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, और इसी का एक टूटा हुआ जो अलग हुआ भाग है वो आज जो दक्षिणी पूर्वी दिशा की तरफ खिसक गया, वो ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से भारतीय प्लेट, जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है, वो प्राचीन समय में यहाँ पर नहीं था।
तो इस पूरे भूभाग को यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसको प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए? पहला कारक अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनिक बल, और तीसरा जो है वो है प्लेट संचरण। यानी कि ये जो प्लेट है, भारतीय प्लेट है, वो पहले यहाँ पर नहीं थी। इस तरह से अंतर्जनित, बहिर्जनित बल और प्लेट संचरण के कारण भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है उसमें अनेक प्रकार से बदलाव हुए। यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की भूवैज्ञानिक संरचना उत्पन्न हुई, और इसी के आधार पर भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर भारत को 3 खंडों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह के आधार पर। याद रखना, भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह के आधार पर भारत को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। इनमें से पहला खंड है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय एवं अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और जो तीसरा खंड है वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज का मैदान। ठीक है, अब आपको इसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी मिलेगा, और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज का मैदान भी मिलेगा। इसको गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिंधु का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया है, तो इस वजह से अब वर्तमान में बहुत सारी बुक्स में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज का मिलेगा। आप इसे सिंधु का मैदान भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम भी इसे सिंधु का ही कर लेते हैं। इनमें से पहला जो खंड है वो है प्रायद्वीपीय खंड। अब एक एक का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, सभी खंडों का, तीनों खंडों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। भारत की भूवैज्ञानिक संरचना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद करना है। प्रायद्वीपीय खंड, अब प्रायद्वीपीय खंड की सबसे पहले कि ये प्रायद्वीपीय खंड है कहाँ पर, इसकी सीमा कहाँ से शुरू होती है? कच्छ से, कच्छ से शुरू होकर यहाँ अरावली पर्वतमाला है, अरावली, अरावली के पश्चिमी भाग से होता हुआ दिल्ली तक। याद रखना, कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली के पश्चिमी भाग से होता हुआ दिल्ली तक, और वहां से दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा व यमुना नदियों के समानांतर राजमहल, राजमहल पहाड़ियाँ, एक एक शब्द पे आप ध्यान देना, गंगा और यमुना के समानांतर चलते हुए राजमहल पहाड़ियाँ जो कि झारखंड में है, से होता हुआ गंगा के डेल्टा तक इसका विस्तार है। और ये इतनी फ्लैट नहीं है, ये इतनी फ्लैट नहीं है, इसका जो उत्तरी भाग है वो काफी कटा फटा है। याद रहेगा, कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली के पश्चिम से होता हुआ दिल्ली, वहां से गंगा और यमुना के समानांतर राजमहल पहाड़ियों से होता हुआ गंगा के डेल्टा तक। इसी प्रायद्वीपीय खंड का, जो प्रायद्वीपीय खंड है, इसी प्रायद्वीपीय खंड का एक भाग यहां मेघालय का पठार, मेघालय पठार, और जो कि मेघालय में है, और कार्बी एंगलोंग का पठार, कार्बी एंगलोंग पठार जो कि असम और मेघालय में है। ये मेघालय पठार और कार्बी एंगलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय खंड के ही भाग हैं। इसी तरह से जो पश्चिमी राजस्थान है वो भी इसी प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। जो मेघालय पठार और कार्बी एंगलोंग पठार हैं, ये दोनों यहाँ इस जगह छोटा नागपुर का पठार है,
छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और ये छोटा नागपुर के पठार से इस जगह पर मालदा भ्रंश है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। मालदा भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है दरार, जो दो बड़े भूखंडों को अलग करे। एक तरफ मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग पठार है, और दूसरी तरफ छोटा नागपुर का पठार है। ये दोनों जब अलग हुए, इन दोनों के बीच में दरार हुई, वो दरार मालदा भ्रंश के रूप में, और इस मालदा भ्रंश को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अवसाद के द्वारा पाट दिया है, कहने का मतलब भर दिया है। तो ये इसका भाग हो गया। इसी तरह जो पश्चिमी राजस्थान है, ये पश्चिमी राजस्थान भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये जो पश्चिमी राजस्थान है, ये मरुस्थल और मरुस्थल सदृश, मतलब मरुस्थल से ढका हुआ भाग है। इसके जो अंदर की चट्टानें हैं, वो चट्टानें मिलती हैं प्रायद्वीपीय खंड से। तो ये इसका विस्तार हो गया। अब इसकी जो संरचना है उसके बारे में पढ़े हम। ये जो प्रायद्वीपीय खंड है, ये प्रायद्वीपीय खंड बना हुआ है नाइस और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से। ये प्राचीनतम, क्योंकि सबसे पुराना भूभाग है ये बहुत पुराना भूभाग है, कठोर भूभाग है। ये नाइस और ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना हुआ है। अब ये जो भाग है, ये कैम्ब्रियन कल्प से, कैम्ब्रियन कल्प, अब आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कैम्ब्रियन जो कल्प है वो आज से 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय, एक युग है, उसको कैम्ब्रियन युग कहते हैं। और ये जो भूभाग है, ये कैम्ब्रियन युग से इसी तरह कठोर रूप से खड़ा है। हालांकि इसका जो पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी घाट वाला भाग है, ये पश्चिमी घाट वाला एकदम खड़ा भाग समुद्र में डूबा हुआ है। और यहाँ पर अनेक जो आंतरिक परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन इसके आधार तल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये हमें याद रखना है। तो एक तरह से ये लगभग अपरिवर्तित सा है। अब इस जो ये जो प्रायद्वीपीय खंड है, इस प्रायद्वीपीय खंड की अन्य विशेषताएं भी हम याद कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ की जो नदियाँ हैं जिसके ऊपर बहती है इस प्रायद्वीपीय खंड के ऊपर, उन नदियों के बारे में जान लें। ये जो नदी, यहाँ पर बहने वाली नदियाँ हैं, उनमें यहाँ बहती है नर्मदा, याद रखना, और यहाँ है तापी। इन नर्मदा और तापी के बीच में यहाँ पर यह है सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा के उत्तर में यहाँ पर है विंध्याचल, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर नर्मदा, तापी, और यहाँ पर है महानदी। तो यहाँ पर नर्मदा, प्रायद्वीपीय खंड में पढ़ रहे हैं हम, नर्मदा, तापी और महानदी, ये रिफ्ट घाटियां हैं। रिफ्ट घाटियां, अब आपको ये पता होना चाहिए रिफ्ट घाटी किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक भूभाग है, इस भूभाग का जो ये साइड वाले भाग हैं ये तो स्थिर रह गए, और बीच वाला भाग है वो नीचे धंस गया, ठीक है। ये बीच वाला भाग नीचे धंस गया। तो ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है, इसे तो कहते हैं रिफ्ट घाटी। ये दो तरह से हो सकता है, ये दो तरह से इसका निर्माण हो सकता है कि साइड वाले जो भाग हैं, ये भाग ऊपर उठ जाएं और ये भाग स्थिर रह जाए तो भी रिफ्ट घाटी बनेगी, और जो साइड वाले भाग हैं वो स्थिर रह जाए और बीच वाला भाग नीचे धंस जाए तो भी रिफ्ट घाटी बनेगी। इसी तरह से एक भूआकृति होती है ब्लॉक पर्वत, ये कुछ इस तरह की होती है। इसमें क्या हो
कि जो साइड वाले जो भूभाग हैं वो तो स्थिर रह जाएं और बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए। इस आकृति को, भू आकृति को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ये भी एक तरह से आपको साथ में जानकारी हो रही है। और ये भी दो तरह से बन सकता है, हो सकता है कि जो साइड वाले भूभाग हैं वो नीचे धंस जाएं और बीच वाला जो भूभाग है वो स्थिर रह जाए। तो बीच वाला ऊपर उठा हुआ रह गया, वो ब्लॉक पर्वत है, साइड वाले नीचे धंस गए। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए। तो इसी तरह का यहाँ पर रिफ्ट घाटियां हैं, नर्मदा और तापी और महानदी। आप देख सकते हो यहाँ पे नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा है। तो ये दोनों ऊपर उठे हुए भाग हैं और ये नीचे धंसा हुआ भाग है, तो ये क्या हो गया, रिफ्ट घाटी। इसी तरह से तापी भी क्या है, एक रिफ्ट घाटी है, और महानदी भी क्या है, रिफ्ट घाटी है। इसके अतिरिक्त जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा जो पर्वत वो क्या है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा यहां जो नदियां बहती हैं, अब नदियों की बात हो रही है, नर्मदा तापी हमने महानदी पढ़ ली। जो नदियां यहां पर बहती हैं, अन्य नदियां जैसे यहां पर ये गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सभी नदियों की जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये नदियां गिरती हैं सभी, हम ये अलग से जो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसमें अलग से पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब पहली चीज तो ये जो सभी नदियां हैं, इन नदियों की जो घाटी है वो काफी उथली है। उथली का मतलब कम गहरी है। और जो ढाल प्रवणता है, ढाल प्रवणता का मतलब ढाल कितना है, कितने डिग्री ढाल है, वो ढाल प्रवणता भी क्या है, कम है। ये घाटियां, इनकी घाटियां उथली है और ढाल प्रवणता कम है। इसी वजह, और साथ में ये जो नदियां हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ये क्या बनाती हैं, सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा और तापी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये ज्वार नदमुख बनाती हैं। इसके बारे में हम अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। ये इस क्षेत्र की नदियां हो गई। साथ में यहाँ बहुत सारे अवशिष्ट पर्वत भी हैं। इस प्रायद्वीपीय खंड पर अवशिष्ट पर्वत हैं, जिनमें यहाँ हो गया अरावली। अब अरावली के बाद में यहाँ तमिलनाडु में है जावादी, याद रखना, तमिलनाडु में जावादी। यहाँ आंध्र प्रदेश में नल्लामाला अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब ये पहले बहुत ऊंचे पर्वत थे, अब उन पर्वतों का बचा हुआ भूभाग है, बचा हुआ भाग है। इसी तरह से यहाँ पे आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा और पालकोंडा, याद रहेगा आपको। अरावली, जावादी तमिलनाडु में है, अरावली राजस्थान में है, जावादी तमिलनाडु में, नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में, और कुछ भाग इनका तेलंगाना में। और यहाँ ओडिशा में है महेंद्रगिरी। ये यहाँ की कुछ अवशिष्ट पर्वत भी इस प्रायद्वीपीय खंड पर हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय खंड कंप्लीट हो गया। हमें इसकी सीमाएं ज्ञात करनी है। उसके बाद में यहाँ कौन कौन से, ये कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, उन चट्टानों को बताकर उनकी विशेषताएं बतानी है। साथ में यहाँ पर कौन कौन से रिफ्ट घाटियाँ, कौन से ब्लॉक पर्वत, कौन सी नदियाँ और कौन से जो अवशिष्ट पर्वत हैं वो यहाँ पर हैं। ये हो गया हमारा पहला खंड, प्रायद्वीपीय खंड। अब हम चलते हैं हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं पर। जितना पुराना, जितना अधिक पुराना ये प्रायद्वीपीय खंड है, जितना कठोर है, उतना ही नवीन, जितना ये कठोर है, बिल्कुल इससे विपरीत इसकी भूवैज्ञानिक संरचना है। हिमालय और अन्य पर्वतमालाओं की
इसकी भूवैज्ञानिक संरचना प्रायद्वीपीय खंड से बिल्कुल विपरीत है। विपरीत कैसे? हमने पढ़ा कि प्रायद्वीपीय खंड वो कठोर है और प्राचीन है, तो जो हिमालय वाला खंड है ये नवीन है, ये दुर्बल है, ये लचीला है, और इसका निर्माण विवर्तनिकी जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा हुआ है। और यहाँ पर अभी भी वर्तमान में भी यहाँ वलन, इसमें वलन, भ्रंश और क्षेप यानी कि थ्रस्ट, ऐसी क्रियाएं यहाँ पर अभी भी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रायद्वीपीय खंड है, हमने पढ़ा है कि ये प्रायद्वीपीय खंड पहले भूमध्य रेखा से काफी दक्षिण में था, फिर इसी से एक भाग टूटकर ऑस्ट्रेलिया के रूप में दक्षिण पूर्व में चला गया, ये भाग उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ आगे, और जो यूरेशियन जो प्लेट है उससे आगे टकराया, और ये अभी भी लगातार उत्तर की तरफ खिसक रहा है। और ये उत्तर की तरफ खिसकने से जो हिमालय वाला भूभाग है, इस हिमालय वाले भूभाग में अभी भी वलन और भ्रंश, भ्रंश का मतलब होता है दरार, वलन का मतलब होता है मोड़ पड़ने जैसी घटनाएं अभी भी इसमें हो रही हैं। इस तरह से बिल्कुल नया है ये, और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भी ये अभी भी ये काफी सक्रिय है। यहाँ पर जो बहने वाली नदियां हैं, जो यहाँ पर बहने वाली नदियां हैं वो अभी भी क्या बना रही हैं? गोर्ज। जो इस तरह की घाटी होती है उसे कहते हैं गोर्ज। इनके बारे में हम जो हमारा भूआकृतियों वाला चैप्टर होगा, स्थलाकृतियों वाला चैप्टर होगा, उनमें डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ की नदियाँ अभी, ये पूरा जो हिमालय पर्वत है वो युवावस्था में है, और यहाँ की नदियाँ अभी भी गोर्ज बना रही हैं। इसके अलावा वी आकार की घाटियाँ बना रही हैं। इसके अलावा क्षिप्रिकाएँ बना रही हैं, जिनके ऊपर ऐसे नदियाँ सीढ़ीनुमा आकृति से नदियाँ ऊपर से नीचे उतरती हैं। इसी प्रकार से ये जलप्रपात बना रही हैं, यानी कि झरना। और ये जो सारी भूआकृतियां हैं, स्थलाकृतियां हैं, ये किसी भी क्षेत्र में नदियों की युवा अवस्था के लक्षण हैं। अर्थात ये जो क्षेत्र है ये अभी भी अपनी युवा अवस्था में है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से अभी भी ये काफी सक्रिय है। ठीक है, तो यह है हमारा हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। बिल्कुल नवीन भाग है, वलन, भ्रंश, क्षेपण जैसी प्रक्रियाएं अभी भी यहाँ पे हो रही हैं। इसका निर्माण काफ़ी बाद में हुआ है, और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो युवावस्था में हैं, ये अभी भी गोर्ज बना रही हैं, अभी भी ये व्याकार की घाटी, क्षिप्रिकाएँ और जलप्रपात ये बनाती हैं। और जो नदियां हैं ये सभी नदियां तेज बहाव वाली हैं और अपनी घाटी को गहरा कर रही हैं अभी भी। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 प्रायद्वीपीय खंड, और नंबर 2 हो गया हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अब अपना बच गया सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए सिंधु नदी यहाँ, इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये पंजाब वाला क्षेत्र है। सिंधु, इसी तरह से ये गंगा और ये हो गई ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये आज का हमारा क्या है? तीसरा भूवैज्ञानिक खंड है भारत का। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है ये एक तरह से अभिनति घाटी है। अभिनति समझते हो? अभिनति का मतलब हो गया जैसे कि ये वलन है, ठीक है, इस वलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसे तो कहते हैं अपनति, और जो नीचे धसा हुआ भाग है इसे बोलते हैं अभिनति। आया समझ में? ऊपर उठे हुए भाग को बोलेंगे अपनति और नीचे धसे हुए भाग को बोलेंगे अभिनति। तो एक तरह से ये वाला जो भाग है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो बनाया गया मैदानी भाग है, ये एक तरह से अभिनति गर्त है, क्योंकि इसके एक तरफ तो ऊपर उठा हुआ वो भाग प्रायद्वीपीय खंड और एक तरफ है ऊपर उठा हुआ भाग हिमालय खंड। इन दो ऊपर उठे हुए भागों के बीच में ये धसा हुआ भाग था, एक अभिनति गर्त था, और इस अभिनति गर्त को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों और इनकी सहायक नदियां ये
इनकी सहायक नदियां जो कि प्रायद्वीपीय खंड से भी निकलती हैं और हिमालय से भी निकलती हैं। इस प्रकार हिमालय और प्रायद्वीपीय खंड से निकलने वाली नदियों ने इस पूरे अभिनति गर्त को अवसाद के द्वारा, जलोढ़क के द्वारा पूरी तरह से पाट दिया, भर दिया। और यहाँ जलोढ़क की गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के मैदान में जलोढ़क यानी कि अवसाद की जो गहराई है वो है 1000 से 2000 मीटर। नोट करना, 1000 से 2000 मीटर तक यहाँ जलोढ़क यानी कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग से लाई हुई मिट्टी है, वो यहाँ पर 1000 से 2000 मीटर का मतलब 1 से 2 किलोमीटर गहराई तक यहाँ पर वो मिट्टी जमा है। इस जो मैदान, ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भूभाग का निर्माण कब हुआ, अब आपको ये पता होना चाहिए। इसका निर्माण जो है वो हिमालय पर्वतमाला के निर्माण की तीसरी अवस्था यानी कि आज से 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व इस मैदानी भूभाग का निर्माण हुआ था। तो इस तरह से भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंड हो गए। प्रायद्वीपीय खंड, याद रखना चाहिए आपको, प्रायद्वीपीय खंड हो गया, दूसरा हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हो गई, और तीसरा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदानी भूभाग हो गया। ये तीनों जो भूभाग हैं इनकी भूवैज्ञानिक संरचना में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, और इनकी पर्याप्त भिन्नता के कारण ही भारत में धरातल और भू-आकृति संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो मिट्टी और चट्टानों में जो अंतर है वो अंतर किससे उत्पन्न होता है, धरातल में भिन्नता के कारण। और धरातल में भिन्नता किस वजह से उत्पन्न होती है, भूवैज्ञानिक संरचना की भिन्नता के कारण। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत की भू-आकृतिक प्रदेश, भारत का भू-आकृतिक विज्ञान, वो उसमें जो भिन्नताएं हैं, जो उसमें अलग अलग भू-आकृतिक प्रदेश हैं, वो भारत की अलग अलग भूवैज्ञानिक संरचना की वजह से ही उत्पन्न हुए हैं। काफ़ी डिटेल से चलने वाला टॉपिक है, जिसमें आपको 5 से 6 या 7, 8 तक वीडियोज मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।